नमस्कार, राम राम। मैंने जब भी हिंदू एकता की बात की या ये कहने का प्रयास किया कि हमें थोड़े ठंडे मन से ठहर करके विचार करना चाहिए, जब हम सरकार का विरोध करते हैं और सबक सिखाने की बात करते हैं, तब बहुत सारे लोग आते हैं टिप्पणी करने के लिए विरोध में, जो कि उन्हें करना चाहिए, किसी को भी मौलिक अधिकार प्राप्त है अपनी बात कहने का। लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं, विलाप करते हैं कि 1947 के बाद से सवर्णों को मिला ही क्या इस देश में। सबसे पहले तो मैं ये अपनी बात कह दूं, हालांकि इस पर मैंने पहले भी एक बार बोलने का प्रयास किया था कि सवर्ण शब्द जो होता है उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में अगर आप उस वर्ण व्यवस्था के हिमायती हैं और प्राचीन भारत का यशोगान करते हैं, तो उस वर्ण व्यवस्था में सभी आते हैं, इसलिए सभी सवर्ण हैं, चाहे वे ब्राह्मण हों या राजपूत हों या वैश्य हों या शूद्र हों या कोई भी हों, सबका अपना स्थान है। लेकिन वह शब्द चूंकि प्रचलित कर दिया गया है हमारे समाज में, इसलिए उसी शब्द को यहाँ रख करके मैं अपनी बात कहना चाहूँगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सवर्ण जिसे आप कहते हैं वह कोई मोनोलिथिक स्ट्रक्चर नहीं है कि कोई एक जाति है जिसमें से किसी एक जाति के उद्धार की आप बात कर रहे हैं। सभी जातियों में इतनी प्रजातियां हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, और सबके बीच में ऊंच नीच का भेदभाव है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे दलित हो, चाहे कोई भी हो, जो भी हो, सबके अपने अपने हित हैं, सबके अपने अपने स्वार्थ हैं। ओबीसी कैटेगरी की आप बात करते हैं तो कई सारे ब्राह्मण भी उसमें आते हैं, गिरी और साईं। लेकिन आप जब इतिहास की बात करते हैं और विलाप करते हैं कि हमें क्या मिला, तब आपको पलट करके देखना चाहिए कि कितने सारे लोग, कितने बड़े बड़े लोग उच्च जाति के, जो कथित तौर पर जिन्हें बड़ा गर्व है, उन्होंने इस देश के लिए अपना नाम कमाया, रोशन किया। पहले प्रधानमंत्री की ही बात कर लीजिए आप, 1947 से लेकर के उठा के देखिए इतिहास, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी तक, और उसके बाद मनमोहन सिंह, और फिर जो है अंततः नरेंद्र मोदी आते हैं, जो कि कथित तौर पर ओबीसी समुदाय से हैं। और यह जो है कांटा बहुत सारे लोगों के मन में अटक गया है कि वे ओबीसी के समुदाय से आते हैं, इसलिए उच्च जाति के विरोधी हैं, जिसका कोई तुक नहीं मिलता, जिसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता, केवल एक दुराग्रह है। उसी तरह से आप फिल्म के क्षेत्र को देखिए, कला के क्षेत्र को देखिए, साहित्य के क्षेत्र को देखिए, विज्ञान के क्षेत्र को देखिए, गणित के क्षेत्र को देखिए। आप भारत का इतिहास 100-150 वर्षों का उठा करके देख लीजिए, आपको उच्च जाति के लोग इतनी बड़ी संख्या में प्रमुखता से मिलेंगे, जिन्होंने अपना नाम कमाया है, अपनी मेधा से कमाया, अपनी शक्ति से कमाया, अपनी प्रतिभा से कमाया। मैं सत्य से इनकार नहीं कर रहा हूं, तभी इस विलाप का कोई अर्थ नहीं होता है। आज भी जब आप किसी ऐसी परीक्षा की बात करते हैं, तब आप तत्काल प्रभाव से उसके टॉपर का नाम लेकर के सामने आते हैं और एक तरह से अन्य लोगों को दुराते हुए ये कहने का प्रयास करते हैं कि देखो, चाहे तुम कितनी ही दबाने की कोशिशें क्यों न करो, हम ही टॉप करेंगे। जब आपको अपनी मेधा पर विश्वास है, तब आप बार बार यह विलाप क्यों करते हैं? जब आपको पता है कि आरक्षण की व्यवस्था है, आरक्षण की व्यवस्था रहेगी, उसे हटाया नहीं जा सकता है। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में जैसी स्थिति बनी हुई है, जिस तरह का समीकरण है इस देश में, उसमें संभव नहीं है। तब आप उस विलाप का कोई अर्थ मैं नहीं समझ पाता हूं। यह एक स्थापित सत्य है कि सभी अपनी प्रतिभा और अपनी शक्ति से आगे बढ़ते हैं। जिसे हम कहते हैं, तमिलनाडु में बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि वहाँ जो ब्राह्मण थे, उनके साथ बड़ा भेदभाव किया गया। राजनीतिक व्यवस्था में जो उन्हें हाशिए पर ला करके छोड़ दिया गया, एक तरह से सत्य है। लेकिन क्या ऐसा कर देने से ब्राह्मणों का उत्कर्ष रुक गया? वे तो आज भी तमिलनाडु के जो मेधावान ब्राह्मण हैं, वे नाम कमा ही रहे हैं, चाहे यहाँ कमाएं, चाहे बाहर में कमाएं, विदेश में कमाएं, उनका डंका बज रहा है। तो वह चलता है। एक तरफ आप कविता भी कोट करते रहते हैं, जाति जाति वाला, केवल कायर क्रूर वाली कविता जो है सुनाते रहते हैं, फिर उसके विपरीत कार्य भी करते हैं। और जब आप सवर्ण 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 कह करके अपने आप को प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तब एक तरह से आप जो कह रहे होते हैं उसके विरोध में ही बातें कह रहे होते हैं, क्योंकि अंततः केवल हम अपनी कुंठा का प्रदर्शन करते हैं, केवल अपनी जाति की भलाई की सोचते हैं,
और उसके इतर जो है हम नहीं देख पाते या विचार नहीं कर पाते। मैं यह देखता हूँ कि छोटी-छोटी बातों को लेकर के अब भारतीय समाज में जाति की कुंठा ऐसी फैल गई है कि देख करके क्लेश होता है, कष्ट होता है। लोग क्रिकेटरों की जाति खोजते हैं, कोई 1 सेंचुरी मार देता है तो उसका जाति, मूल, नक्षत्र, गोत्र, प्रांत सब निकाल करके जो है गौरवगान करने लगते हैं। एक बिहारी 100 पर भारी, शर्मा जी बनाए तरकारी और तमाम ऐसी-ऐसी बातें। बीच में जब ये टी20 का वर्ल्ड कप हो रहा था तब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि जाति विशेष के खिलाड़ियों को उभारने और नीचा दिखाने में वे पूरी तल्लीनता से लगे हुए थे और कुछ लोग इसमें भी जुटे हुए थे कि कैसे सूर्य कुमार यादव को उसकी जाति का लेकर के उसे नीचा दिखाया जाए क्योंकि उसने व्यक्तिगत तौर पर ठीक परफॉर्म नहीं किया। ये अलग बात है कि टीम ने विश्व कप जीता, तब कप्तान ने अगर अपने बल्ले से बहुत अधिक रन नहीं बनाए तो हमें व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करने का कौन-सा अधिकार हमें प्राप्त हुआ है, ये हमें जानना चाहिए, हमें समझना चाहिए। मैं बार-बार यही कहता हूँ कि हमें थोड़ी समग्रता से विचार करना पड़ेगा, अन्यथा यह देश जो है इसी तरह से जाति-जाति का रट लगाते हुए टूट के बिखर जाएगा। हम जानते हैं कि 1990 के दशक के बाद ही जो है विशेष करके उत्तर भारतीय राज्यों में कथित तौर पर पिछड़ी जाति का प्रतिनिधित्व जो है वह आगे बढ़ा और उसके दुष्परिणाम सामने आए। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। बहुत जो है अन्याय अत्याचार भी हुआ, चाहे वो बिहार में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो। लेकिन वह सभ्यता में जब इतनी जटिलताएं होती हैं, संस्कृति में इतने कॉम्प्लेक्सिटीज जिसे हम कहते हैं, तो वह जो है रूप बदल बदल करके सामने आता रहता है, कभी इसके खिलाफ, कभी उसके खिलाफ। अब आप देखिए कि भारतीय समाज में इतनी विसंगतियां हैं कि जब दिल्ली में तरुण खटीक नाम के व्यक्ति को इतनी नृशंसता से मारा गया, तब बहन मायावती के अतिरिक्त किसी ने भी दलित समाज के जितने भी अगुवा हैं उसके समर्थन में आकर के कोई टीका टिप्पणी नहीं की। जो अपने आप को कहते हैं कि हम दलित समाज से आते हैं और हम जो है अगुवा हैं, हम अत्याचार नहीं होने देंगे, उन्होंने तरुण जैसे व्यक्ति के समर्थन में क्यों नहीं कुछ कहा? यह विचारणीय प्रश्न है और ऐसी-ऐसी बातें आप भारतीय समाज में आए दिन देखते हैं। इसलिए ये विलाप जो है बंद हो जाना चाहिए और नेतृत्व पर विश्वास होना चाहिए लोगों का कि भई मूल उद्देश्य क्या है। मैंने बार-बार यही कहने का प्रयास किया कि कभी भी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जिसकी विचारधारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, जो हिंदू उत्थान के उद्देश्य से आई है, वह हिंदुओं को बांट करके सर्वनाश करने का काम नहीं कर सकती। किसी भी जाति विशेष को आगे बढ़ाने में या भारतीय समाज के एकीकरण में अगर वह पिछड़ों को सामने लाने का प्रयास कर रही है, तो उस प्रयास को हमें चुपचाप स्वीकार करना चाहिए। तभी जो है एक ऐसा समाज निर्मित हो सकता है जिसमें समरसता कायम हो सकेगी। लेकिन जैसे ही हम अपनी जातिगत कुंठा में, अपने अहंकार में यह कहने का प्रयास करते हैं कि नहीं ठीक है, हम ही श्रेष्ठ हैं, तब समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी जातियों में जो ये कहते हैं कि तरह-तरह का संगठन बना करके आंदोलन करते रहते हैं, धमकियां देते रहते हैं, लेकिन उन सबको हम उनका प्रतिनिधि नहीं कह सकते। वे अगुवा नहीं है। उनकी एक आवाज से संपूर्ण जो है जाति उनके पीछे नहीं चल पड़ती है। जैसा कि कभी लिख दिया गया था गांधी जी के बारे में कि चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। ऐसा कुछ होता नहीं है। इसलिए हमें विश्वास रखना पड़ेगा उस नेतृत्व पर, क्योंकि हमारे पास इस समय उससे बेहतर विकल्प नहीं है। आप आंखें खोल करके देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई बेहतर विकल्प है, पिछले 10-15 वर्षों की कहानी ये रही कि बहुत सारे लोग नए-नए संगठन बना करके नेतागिरी करने आए, लेकिन उनका सबका जो है असली रूप उजागर हो गया, क्योंकि एक उद्देश्य से चले थे कि किसी तरह से अपनी स्वार्थ सिद्धि करनी है। भले ही भगवा ध्वज जो है लेकर के आगे बढ़े, लेकिन अंततः उद्देश्य तो केवल ठगना था और अपने आप को हीरो बनाना था, जो कि उजागर हो गया। इसलिए जब हम संघ को गाली देते हैं, तब हमें 100 वर्ष का इतिहास उठा करके देखना होता है और यह समझना होता है कि संघ जो है अपने पांव पर कुठाराघात नहीं कर सकता।
संघ की विचारधारा ये है कि सबको जोड़ना है। अगर वह फिल्मी सितारों को भी अपने कार्यक्रम में बुलाता है, तो हमें यह समझना चाहिए कि वह विचारधारा बदलने का प्रयास है, क्योंकि सिनेमा और मीडिया अत्यंत ही महत्वपूर्ण माध्यम हैं। अगर उनकी विचारधारा बदली जा सके, उन्हें जोड़ा जा सके हिंदू विराट हिंदू चेतना से, तो उसमें कुछ बुरा नहीं है। समय लगता है, धीरे धीरे परिवर्तन होता है और यह दिखाई दे रहा है, देने लगता है। इसलिए हमें एक बड़ी दृष्टि के साथ देखना चाहिए। आप अपनी शिकायतें अवश्य कहिए, विरोध भी कीजिए, खुल करके कीजिए, चाहे जैसे भी हो। आप अपनी बातें, अगर आपकी मांगें जायज़ हैं तो मनवा सकते हैं, सरकार को झुका सकते हैं, लेकिन धमकी देना, ब्लैकमेल करना और ये कहना कि सबक सिखाएंगे तुम्हें, उससे हमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, बल्कि हम नीचे चले जाएंगे, रसातल में चले जाएंगे और ऐसी जगह चले जाएंगे जहां से हमारा उठना जो है बहुत कठिन हो जाएगा। क्योंकि भारत की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में जैसे जैसे लोग हैं, उन्हें आप देख सकते हैं खुली आंखों से कि एक बार जब आप हारेंगे तब क्या दुर्गति होगी। पिछले लोकसभा चुनाव का परिणाम भी आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। इसलिए हमें बहुत सचेत होकर के, सावधान होकर के विचार करने की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं आप मेरी बात से सहमत होंगे। आप अपनी टिप्पणियां अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।